हेलो एंड वेलकम टू लतीफ सरस कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज आसिफ रफीक विद अनदर वीडियो ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस, आपको याद होगा इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द गांधी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. We have come to know some facts about his personal life, following which we have come to know how Gandhi started his political activity or political work in South Africa. इस वीडियो में हम वी विल मेक द एक्चुअल एंट्री ऑफ गांधी इन इंडिया और देखेंगे हाउ गांधी प्रमोटेड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड लिबरेटेड इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी. तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट. अगर किसी को कोई डाउट या कोई क्वायरी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू टेक्स्ट ऑन दिस नंबर. ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और मेरा कॉलिंग नंबर है. ये आप यू कैन कॉल और टेक्स्ट ऑन दिस नंबर. तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं पहली स्लाइड. मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि 9 जनवरी 1915 Gandhi returned to India. Gandhi came back to India after 21 years. 1893 में वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और 1915 में वो वहाँ से वापस आते हैं. इस दिन 9 जनवरी 1915 इस दिन हम NRI डे और भारतीय प्रेस डे मनाते हैं. और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है. उसका आंसर है कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत. तो गाइस, जब गांधी 1915 में इंडिया वापस आते हैं, पहले साल एक साल के लिए वो डिसाइड करते हैं कि ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द नेशनल मूवमेंट. उसने ये डिसाइड किया कि पहले मैं आई वुड ट्रैवल अराउंड द कंट्री. मैं पूरे कंट्री को एक टूर करूंगा, देखूंगा कि लोगों के दिलों में किस तरह के फीलिंग्स हैं, कौन से जज्बात हैं लोगों के दिलों में. तो 1915 गांधी ट्रैवल्ड अराउंड द होल कंट्री. और इसी साल 1915 में गांधी एक आश्रम यहाँ पर बनाते हैं विच इज़ नोन एज सबरमती आश्रम इन अहमदाबाद, जो स्टेट ऑफ गुजरात में पड़ती है. तो गाइज, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था टॉलस्टॉय फॉर्म जो गांधी ने एक आश्रम बनाया था साउथ अफ्रीका में, उसी टॉलस्टॉय फॉर्म के लेवल पे ही, उसी पैटर्न पे इंडिया में भी गांधी ने एक आश्रम सेटअप किया जिसका नाम है सबरमती आश्रम. चूंकि दिस आश्रम इज लोकेटेड अराउंड द सबरमती रिवर विच इज़ वाई दिस आश्रम इज नोन एज सबरमती आश्रम. तो गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जब गांधी इंडिया में वापस आए तो यहाँ पर कौन सी मूवमेंट चल रही थी, कौन सी मूवमेंट बैकग्राउंड में चल रही थी? तो इसका आंसर है होम रूल लीग मूवमेंट. जो मैंने आपको बोला था पिछले वीडियोस में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने एक 2 होम रूल लीग्स यहाँ पर सेटअप की. तो यहाँ पर बैकग्राउंड में उस टाइम होम रूल लीग मूवमेंट चल रही थी. लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया? तो गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन होम रूल लीग मूवमेंट, क्योंकि जो गांधी का स्टाइल ऑफ स्ट्रगलिंग है दैट वाज सत्याग्रह. क्योंकि सत्याग्रह वाज नॉट द कंपोनेंट ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट विच इज़ वाई अगेन गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट. और दूसरा रीज़न, गांधी ने ये डिसाइड किया कि मैं पहले किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, आई वुड ट्रैवल अराउंड द कंट्री, मैं पहले एक टूर करूँगा. ये भी एक रीज़न रहा कि वाई गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन होम रूल लीग मूवमेंट विच वाज गोइंग ऑन एट द टाइम व्हेन गांधी केम टू इंडिया. इसके बाद गांधी ने पहले एक नेट प्रैक्टिस की, जिस तरीके से अगर विराट कोहली को कोई मैच खेलना होता है, बिफोर एक्चुअल मैच ही मेक्स द विगोरस एक्सरसाइज इन द नेट प्रैक्टिस अच्छे से पहले करता है एक्चुअल मैच खेलने से पहले. तो इसी तरीके से गांधी नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले ही मेड विगोरस नेट प्रैक्टिस. ही मेड एक्सपेरिमेंट इन 3 फेमस स्ट्रगल्स जो आपकी स्क्रीन पे है. फर्स्ट सत्याग्रह इज चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में है, 1917 में हुई. सेकंड, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो गुजरात में है, 1918 में हुई.
और तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह विच इज खेड़ा सत्याग्रह, अगेन गुजरात में है और अगेन 1918 में हुई। तो इस वीडियो में हम इन 3 स्ट्रगल्स को अच्छे डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इन सबस्क्वेंट लेक्चर्स we will see how Gandhi promoted his Indian national movement to liberate India from the British rule। तो पहली इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल जो है, पहली इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जो है दैट इज चंपारण सत्याग्रह, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल गांधी की कौन है, तो आपको आंसर करना है चंपारण सत्याग्रह। तो इसका बैकग्राउंड मैं आपको पहले दूं, उस टाइम जिस टाइम चंपारण सत्याग्रह को लॉन्च किया गया उससे पहले यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो यूरोपियन प्लांटर्स थे दे बिगन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है उसकी कॉमर्शलाइजेशन की गई थी, यानी कि जितना भी प्रोड्यूस एग्रीकल्चर से निकलता था उसको सेल किया जाता था और उस सेलिंग की वजह से प्रॉफिट बनाया जाता था। यानी कॉमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट मेकिंग वाज द मेन एम्फेसाइज और मेन फोकस ऑफ द यूरोपियन प्लांटर्स। और इस चंपारण जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, यहाँ पर एक सिस्टम लाया गया था जिसका नाम है तीन कताई सिस्टम। तीन कताई सिस्टम को लगाया गया था, स्टार्ट किया गया था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और इस सिस्टम के तहत अगर किसी पीजेंट के पास 20 खाताज लैंड है, 20 खाताज, तो इन 20 खाताज में 3 खाताज पे उसे कंपल्सरीली और मैंडेटरीली उसको इंडिगो कल्टीवेट करना है। 3 खाताज में उसको एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी उसे ज़रूरी उस पर इंडिगो कल्टीवेट करना है। वो बाकी कोई क्रॉप उस पर कल्टीवेट नहीं कर सकता है, प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो दिस वाज द तिनकताई सिस्टम। यूरोपियन प्लांटर्स हैड बीन फोर्सिंग द पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो, जिसे हम नील कहते हैं, ऑन 3/20 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड। क्यों ये करते थे? क्योंकि यूरोप में बहुत डिमांड थी इंडिगो की उस टाइम। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ 1910 में, सिंथेटिक डाइज रिप्लेसड इंडिगो बाय जर्मन्स ने 1910 में सिंथेटिक डाइज मार्केट में लाए, जिसकी वजह से इंडिगो की डिमांड टोटली फॉल हो गई। इंडिगो की डिमांड टोटली कम हो गई, जिसकी वजह से जो ये प्लांटर्स थे दे कंपेल्ड पीजेंट्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लोअर प्राइसेस। उन्होंने उनको क्या कहा, आप अब हमें ये लोअर प्राइसेस पे दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा डिमांड नहीं रही। आपको पता इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस सप्लाई बीइंग कांस्टेंट द प्राइसेस विल ऑटोमेटिकली फॉल। तो in order to maximize their profits they compelled peasants to sell their produce at lower prices, जिसकी वजह से peasants को नुकसान होने लगा। और जो peasants हैं they demanded to release this obligation of cultivating indigo। उन्होंने ये डिमांड की कि नहीं, हमें छोड़ दीजिए, ये जो कंपलसरी प्रोविजन आपने रखा कि 3 खाताज पे आपको ज़रूर इंडिगो ही कल्टीवेट करना है, हम नहीं करेंगे, हम कोई और क्रॉप करेंगे। तो उस पे क्या जो ये यूरोपियन प्लांटर्स हैं उन्होंने क्या बोला कि अगर आप इफ़ यू वांट टू शिफ्ट टू अदर क्रॉप, अगर आप चाहते हो कि आप दूसरा क्रॉप कल्टीवेट करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए हमें टैक्सेस या ड्यूज देने पड़ेंगे, आपको हमें टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट दिया गया पीजेंट्स को, कि अगर आप प्रोड्यूस नहीं करोगे तब भी आपको ये टैक्सेस देने पड़ेगी। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। गाइस ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है किस पर्सन ने इनवाइट किया गांधी टू कम इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोब और लुक इनटू द मैटर। तो इसका नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला गांधी को इनवाइट करते हैं कि आप आ जाइए हमारे डिस्ट्रिक्ट में और देखिए हमारी ये प्रॉब्लम्स है, आप प्लीज़ इसमें अपना
प्लीज टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद गांधी आए हैं, ये सॉरी गाइस नोट्स में गांधी लिखी है, आप प्लीज ये गांधी कंसिडर कीजिए। गांधी अलॉन्ग विथ राजेंद्र प्रसाद, मज़ाहरुल हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी और बहुत सारे थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। दे केम इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, दे प्रोब्ड इन टू द मैटर, उन्होंने देखा क्या वाकई ये प्रॉब्लम्स इस डिस्ट्रिक्ट के लोग फेस करते हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक कमीशन इंक्वायरी बनाई जिसका नाम है चंपारण इंक्वायरी कमीशन, जिसके मेंबर गांधी भी रहे। और इस कमीशन ने इस मसले पे अच्छी तरीके से स्टडी की, अच्छी तरीके से इसको देखा और रिजल्ट में ये कहा कि पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पीजेंट्स थे, जिनको आपने बहुत सारे यूरोपियन प्लांटर्स एक्सट्रैक्टेड लॉट्स ऑफ सम्स फ्रॉम दीज पीजेंट्स, आप उनको कंपेंसेट दीजिए, यानी कि इस कंपेंसेट में आपको 25% उनको रिफंड करना है, यानी कि 25% आपको वापस देना है इन पीजेंट्स को जितना आपने उनसे लिया है। अगर किसी से आपने 100 रुपीज़ लिया है तो 20% का मतलब होता है 25 रुपीज़ आपको इमीडिएटली इसको रिफंड करना है, वापस देना है। उसके बाद जो ये तिनकताई सिस्टम है, इट वाज एबॉलिश्ड, इसको भी ख़त्म किया गया। अब ये दिस वाज नॉट कंपल्सरी, दिस वाज नॉट इनकम्बेंट अपॉन द पीजेंट्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 320th पार्ट ऑफ द टोटल लैंड, तो ये भी हटा दिया गया। जब ये सारी चीज़ें हुए तो जो लोग हैं वो बहुत खुश हुए एंड दिस वाज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ गांधी, ये पहली कामयाबी है गांधी की इन इंडिया। इसके बाद जो दूसरी लोकल इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है दैट इज़ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसको कहा जाता है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो आपको आंसर करना है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यहाँ पर गांधी को फंसाया गया क्योंकि गाइस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन थी। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड मिल ओनर्स, वर्कर्स भी इंडियंस ही थे और मिल ओनर्स भी इंडियंस ही थे। अब गांधी यहाँ पर किसका साइड लेंगे, यहाँ पर गांधी फंस गए। लेकिन गांधी ही डिड जस्टिस विद द केस एज वेल। यहाँ पर एक्चुअली प्लेग डिजीज़ आ गई थी, एक डिजीज़ फैल गई थी जिसका नाम है प्लेग। और यहाँ पर इशू ये था कि जो ये प्लेग डिजीज़ यहाँ पर स्प्रेड हुई, क्या हम वर्कर्स को इसके लिए कुछ मुआवजा देंगे, बोनस देंगे, प्लेग बोनस जिसे कहते हैं। और जो वर्कर्स थे, इन ऑर्डर टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स, इन ऑर्डर टू डील विद दिस डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ प्लेग डिजीज, दे डिमांडेड 50% इंक्रीज इन वेजेस। वो डिमांड कर रहे थे मिल ओनर्स से कि हमारी 50% ऑफ वेजेस को इंक्रीज कीजिए। लेकिन जो मिल ओनर्स थे दे वर रेडी टू इंक्रीज ओनली 20%। वो उनसे कहते थे कि नहीं, हम खाली 20% आपको इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस क्रिएटेड अ रिफ्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड मिल ओनर्स, और वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, उन्होंने काम छोड़ दिया, वो हड़ताल, वो धरने पे बैठे। और गांधी इंटरवीन करते हैं इस इशू में और वो कम्प्लीटली इस इशू में देखते हैं कि क्या मसला है, वो स्टडी करते हैं, वो हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं और स्टडी करते हैं। और वो ये देखते हैं कि 50% जेन्युइन नहीं है। वो वर्कर्स को कहता है कि आप डिमांड कीजिए खाली 35% इंस्टेड ऑफ 50%, तो खाली आप 35% ही डिमांड इंक्रीज कीजिए, ना कि 50%। तो उसके बाद जो वर्कर्स हैं वो गांधी की बात मानते हैं, वो 35% ही चाहते हैं। और जो मिल ओनर्स हैं वो दे आर स्टिल ओबस्टिनेट टू इंक्रीज ओनली 20% वेजेस। उसके बाद गांधी डिसाइडेड टू गो ऑन हंगर स्ट्राइक। वो हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, वो भूख हड़ताल पे जाते हैं टिल डेथ, जब तक वो मरे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा अगर आप इनकी डिमांड नहीं मानोगी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने के लिए है फर्स्ट फास्ट ऑफ गांधी। अगर आ जाए कि पहला भूख हड़ताल गांधी की कौन है, तो दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो यहाँ पर उसके बाद जब गांधी फास्ट पे बैठते हैं तो फाइनली दिस इशू वाज सबमिटेड टू ट्रिब्यूनल, ये कोर्ट में जाता है
इशू, और कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि जो वर्कर्स हैं उनको 35% वेजेस ऑफ इंक्रीज कीजिए। तो अगेन गांधी की दूसरी सक्सेस है इंडिया में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी गांधी he went long way in fulfilling the demands of workers in Ahmedabad mill strike, and this became the second success of Gandhi in India. उसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह है दैट इज खेड़ा सत्याग्रह, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट नॉन कॉपरेशन। यहाँ पर क्या हुआ था, खेड़ा भी एक जगह है गुजरात में ही है, 1918 में ये सत्याग्रह हुई जो मैंने पहले ही आपको बोला। यहाँ पर फेलियर ऑफ क्रॉप हुआ था खेड़ा में, फेलियर ऑफ क्रॉप, और गवर्नमेंट ने पहले ही एक प्रोविजन रखी थी अगर कभी किसी भी टाइम क्रॉप फेलियर हो जाता है और वो क्रॉप फेलियर है मोर देन 25%, अगर कभी क्रॉप फेलियर हो जाए, कोई क्रॉप में डैमेज आ जाए, डिजास्टर आ जाए और जो वो डैमेज है दैट इज मोर देन 25%, दैट इज मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल, उस टाइम गवर्नमेंट है, उस टाइम गवर्नमेंट लोगों को रिमिशन ऑफ टैक्स देगा, वो टैक्स देने में उनको छूट देगा, वो टैक्स माफ़ करेगा। क्योंकि खेड़ा में फेलियर ऑफ क्रॉप हुआ था एंड फेलियर ऑफ क्रॉप वाज जेन्युइनली मोर देन 25%, लेकिन गवर्नमेंट वाज रिजेक्टिंग रिमिशन ऑफ बिल। लोग कहते थे कि देखिए 25% से क्रॉप फेलियर ज़्यादा है तो हमें अब आप रिमिशन ऑफ टैक्स दीजिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो रिजेक्ट करते हैं, वो नहीं मानते हैं उनकी ये रिमिशन अपील। इसके बाद गांधी और अदर लीडर्स लाइक विठल भाई पाटिल वो इंटरवेन करते हैं, वो देखते हैं, गांधी अगेन वेरी थारोली मेड स्टडी इन दिस, और वो स्ट्रगल करते हैं और फाइनली अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि जो भी लोग हैं उनको रिमिशन ऑफ टैक्स दिया जाए, और खाली वो लोग टैक्स देंगे हु कुड अफोर्ड टू पे द टैक्स, जो टैक्स दे सकते हैं, जिनको ताकत है वो दे सकते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो टैक्स नहीं दे। तो दिस वाज द अगेन टाइम व्हेन गांधी मेड सक्सेस। तो इस वजह से इन तीनों स्ट्रगल्स में गांधी एक सक्सेसफुल तरीके से उभर कर आए और गांधी बिकेम द नेशनल हीरो इन इंडिया। गांधी अब नेशनल हीरो बने और इन जो ये लोकल इश्यूज थे इनको इसने हाईलाइट करके, जो ये लोकल इश्यूज थे इनको हाईलाइट करके नेशनल इश्यूज बना दिए गांधी। दिस वाज द स्टाइल ऑफ गांधी स्ट्रगल, दिस वाज द स्टाइल ऑफ गांधी स्ट्रगल कि वो छोटे से छोटे इशू को भी नेशनल बड़ा इशू बनाते थे और उसको हाईलाइट करते थे। इसके बाद अब गांधी एक्चुअल मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा। अब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेगा, अब वो जलियांवाला बाग पे सत्याग्रह लॉन्च करेगा, सिविल डिसओबीडियंस, साल्ट सत्याग्रह, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। गाइस ये तमाम लेक्चर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आने वाले दिनों में, तो आप प्लीज़ तब तक रिवाइज कीजिए और जितना मैं बोल रहा हूँ उनको अपने नोट्स में उतारिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर अब लेक्चर कितने आ जाएंगे, अब लेक्चर सीरीज़ कब ख़त्म होगी। तो गाइस मैं उनको ये रिप्लाई देना चाहता हूँ कि आप आम खाइए, आपको पेड़ गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ। आपको खाली ये फाइनेंस अकाउंट स्टेट में ही मदद नहीं देगा, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जेकेपी एसआई पोस्ट आने वाले हैं 800 पोस्ट, तो उसमें भी इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, स्पेशली द मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा। तो सो प्लीज़ बी काम, रिवाइज योर सिलेबस, जितना भी आपने पढ़ा है रिवाइज मोर बिकॉज रिविजन इज़ द की। Okay guys, if you find my videos helping you, please like, share and comment. Okay, bye. Subscribe our channel. Okay, bye. Thanks.